थी 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान्स, और ये टॉपिक पूरा हो गया था। अब टॉपिक है नया, और टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? इसी का एक पार्ट है अर्थव्यवस्था, अप्लाइड सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, अप्लाइड सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, व्यवहारिक उपयोग सिद्धांत और व्यवहार का। और इसी में टॉपिक है फिलहाल नया, क्या? जिसे पढ़ने की तो कोई जरूरत वैसे है नहीं, हर एक आदमी फील कर सकता है इसे, ठीक है? लेकिन पढ़ाई में इसके अंदर क्या बातें हैं वो चेक करेंगे। गरीबी, मैं तो अंबानी बन गया होगा कहीं। गरीबी क्या होती है, यानी डेफिनेशन, व्हाट इज पॉवर्टी। पहली बात ये, गरीबी कितने प्रकार की होती है? बढ़िया गरीबी, बेकार गरीबी, अभी तुम चेक करना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पढ़ाई एक अलग चीज है और सामान्य जानकारी अलग चीज है। आपको हमें तो क्या हो रखी है इसकी सामान्य जानकारी, इसमें जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आने वाली, देखना। गरीबी कितने प्रकार की होती है, गरीबी को कैसे मापते हैं, हाउ टू मेजर, गरीबी को कैसे मापते हैं, किस आधार पे गरीबी का मापन करें? विभिन्न अवधारणाएं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, विभिन्न अवधारणाएं, इसके सूचकांक, इंडेक्स, जिसमें से एक का नाम सबसे महत्वपूर्ण है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई। गरीबी के कुछ कारण भी तो होंगे, 24 घंटे रील देखना, उपाय व सुझाव, और सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम चला रखे हैं, सॉल्यूशन, सजेशंस एंड, अब गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स क्या चल रहे हैं। बहुत सारी बात पढ़नी गरीबी के अंदर। तो सबसे पहला प्रश्न तुमसे ये, व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी है क्या? बिल्कुल बात ना करो, जिससे पूछे वही बता दे गरीबी है क्या। गरीबी क्या चीज है बाबू? दोनों आदमी गरीब से लगने रहे बिल्कुल भी है। गरीबी क्या चीज है? गरीब की शक्ल बता दे, बिल्कुल बेचारा गरीब आदमी है ना जी। गरीबी है क्या चीज? गरीबी क्या चीज है? तुम्हारे मन में जो विचारो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ भी नहीं पता। जी रानी, तेरी पड़ोसन देख, आज ही पहली बार आई है। गरीबी क्या चीज है? ये पैसे ना हो,
जेब में पैसे हो तो गरीबी दूर, और पैसे ना हो समस्या शुरू। गरीबी है क्या चीज ये? इतनी सी बात है गरीबी, बस कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, या कुछ और चीज गरीबी है? इसकी एक परिभाषा आदि उत्तर तो आ गया। इफ एनी पर्सन नॉट फुलफिल देयर बेसिक मिनिमम नीड, यदि कोई आदमी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता तो वो कौन है? गरीब। ये तो एक आम परिभाषा है। तुमने सारी पूर्ति कर ली और तुम पे पैसा, मकान, दुकान सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं कहीं, लेकिन तब भी तुम्हें सम्मान नहीं मिल रहा, तब भी तुम्हारी जाति का नाम लेके तुम्हें चिढ़ा रहा है, कोई क्षेत्र का नाम लेके आ रहा है। भारत में कुछ क्षेत्र क्या बन चुके हैं? गरीबी की पहचान। वहां के आदमी का सम्मान आप और हम या बहुत से लोग नहीं कर रहे, जबकि वो इसी देश के नागरिक हैं। आप घरों में नौकर लग रहे हैं और उसी एक को देख के आप संपूर्ण राज्य को उसी प्रकार से आंक रहे हैं। है क्या चीज? ना उनका कोई सम्मान, आप कुछ भी खाएंगे उन्हें कुछ नहीं देने के। इस प्रकार का दुर्व्यवहार, बुरी हालत अपने ही देश में। कौन है वो लोग? बिहार के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के, ऐसे ढेरों लोग अपने ही देश में किस प्रकार के दुर्गति का शिकार हो रहे हैं। ठीक, किसी का सालों साल काम करे, उसका मन करता हो पीट ले, गाली दे ले, कुछ कर ले। कारण क्या है? मजबूरी। क्या कारण है? मजबूरी। हमारे यहाँ इतना भी नहीं, कम से कम कुछ कमा के लेके जाएंगे और अपने घर का काम चलाएंगे। ठीक, क्या कल को बहुत सारे पैसे भी आ जाएं, आपके यहाँ की बात चल रही है, तब भी आपको समाज में सम्मान ना मिले। तब भी आपको समाज में सम्मान ना मिले, तब भी आपकी पहचान अब भी किसी जाति से हो रही हो, तब भी आपकी पहचान किसी धर्म से हो रही हो, सब कुछ होने के बावजूद भी, और आपको समाज में तब भी सम्मान नहीं मिल रहा है। ये भी तो एक गरीबी है, ये सामाजिक गरीबी है। आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, ना तो आपके हाथ से कोई खा रहा है, आप निमंत्रण दे रहे हैं किसी को, कोई खाना खाने घर नहीं आ रहा है। इतनी छुआछूत, जात पात अब भी मान रहा है आदमी, तो ये भी तो गरीबी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिर एक परिभाषा दी, किसकी? गरीबी की, जिसमें ये सब कुछ शामिल है। क्या? आधी परिभाषा तो वही है कि यदि कोई आदमी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकता हो तो वो गरीब है। लेकिन आपने पूर्ति भी कर ली, तब भी सम्मान नहीं मिल रहा समाज में। तो क्या सामाजिक न्याय भी होना बहुत जरूरी है? लिखो जरा परिभाषा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूएनओ, एक बार हिंदी वाले एक बार इंग्लिश वाले, पहले हिंदी वाले। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सामाजिक न्याय, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक न्याय, इंग्लिश में बोलूंगा आराम से, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित हो, न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित हो, तो इसे गरीबी कहते हैं इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू यूएनओ, अकॉर्डिंग टू यूएनओ। if any person not has if any person not has social justice, social justice, education, health and nutrition, not has social justice, education, health and nutrition, along with their basic minimum needs, along with their basic minimum need, so it is called poverty, along with their basic minimum need,
So it is called poverty. According to UNO, if any person not has social justice, education, health and nutrition along with their basic minimum need, called poverty. तो क्या कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ, एक बार उसे समझ लो, आप जान जाओगे। यदि कोई व्यक्ति वंचित हो, उसके पास ये ना हो, क्या ना हो, एक तो सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, दूसरा उसके पास समाज में उसका पूरा सम्मान है लेकिन उस पर तो एजुकेशन ही नहीं है, एजुकेशन ना हो, उसके पास अच्छी हेल्थ ना हो, और उसके पास क्या ना हो, पोषण न्यूट्रिशन ना हो, और न्यूट्रिशन, इनके साथ ही साथ अगर वो अपनी क्या न्यूनतम आवश्यकता है इनकी भी पूर्ति न कर सकता हो तो वो गरीब है। तो ये तो इसकी आधी बात है बस। अगर कोई आदमी अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पा रहा है, बेसिक नीड क्या है, खाने की, मकान की, कपड़े की, एटसेट्रा, ठीक है, बेसिक नीड। और बेसिक नीड से कौन है आगे, समाज में न्याय होना चाहिए, सबकी पहचान उनके कर्म के अनुसार हो, जाति, धर्म, संप्रदाय, उसके नाम पे कोई किसी का अपमान ना करे, ठीक क्या। इसीलिए जो देश का संविधान है उसमें क्या दिया इन्हें, बाकायदा संरक्षण, कि कोई तुम्हें तुम्हारी जाति के नाम से नहीं कह सकता, अगर तुम किसी के उस नाम से कहोगे तो तुम पे SC ST एक्ट तुरंत लगने वाला है। क्यों दिया संरक्षण, ये कि समाज में न्याय बना रहे, कोई उनका सामाजिक अपमान ना करे ऐसे किसी भी आदमी का, ठीक, दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित, ऐसे लोग। तो समाज में क्या होना चाहिए, न्याय, उसके काम के अनुसार उसकी पहचान हो। ये चीज अभी भी संभव नहीं हो पा रही है, जाति जा ही नहीं रही है, जाति चली गई है, कहां पर बताओ, तुम इसी देश में रह रहे, शहरी क्षेत्रों में कोई जाति नहीं, शहरी क्षेत्रों में ये मकान है, इसमें कोई बिजनेस करने वाला, इसमें कोई टीचर, इसमें कोई एडवोकेट, ये काम से पहचाने, बात खत्म। अब नहीं पता है कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए हैं, क्या करते थे, क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अब तो वो पहचाने, बात खत्म। काम, कारोबार, बिजनेस एटसेट्रा ये चीज है। लेकिन जैसे तुम कहाँ पहुंच जाओगे, गांव में, तुम कितने बड़े बन जाओ, तुम्हारे ऊपर से वो पहचान हट ही नहीं पा रही है। अब भी तुम उसी के हो, उसी जाति, उसी धर्म, उसी संप्रदाय के हो, और अब भी तुम्हारे साथ वही, अब ये संख्या कम हो चुकी है लेकिन ये भेदभाव, छुआछूत अब भी चल रही है, ठीक क्या। अब भी ऐसा खुला व्यवहार जो शहरों में है, शहरों में आप रेस्टोरेंट में गए, आपके पड़ोस में कौन खाना खा रहा है बैठा हुआ, आपको दिक्कत हो रही, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही। इसी प्लेट में थोड़ी देर पहले कौन खा के चला गया है, अब ये आपके सामने आ गया, आपको दिक्कत हो रही, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन गांव में दिक्कत तो होगी, यहां दिक्कत चल रही है, नहीं पता नहीं, यहां हर प्रकार की दिक्कत अब भी मौजूद है। जहां पर सामाजिक चीजें अधिक हैं वहां दिक्कतें अब भी अधिक हैं। और समाज का जो सबसे खतरनाक चीज है, समाज का जो सबसे खतरनाक प्रभाव है वो है किसके ऊपर, अमीर के लिए कोई समाज नहीं, गरीब के लिए सारे समाज है, सिर्फ उसे रोकने और टोकने के लिए। अमीर के लिए ऐसा कोई समाज नहीं है, वो किसी भी धर्म का हो, जैसे धन आना शुरू उसके पास, समस्याएं खत्म होना शुरू। तो शहरीकरण ने बहुत हद तक देश में सामाजिक न्याय को स्थापित किया है, और लगभग 8-10 साल के अंदर देश के 50% लोग कहां मिलेंगे, शहरों में। तो सामाजिक न्याय, ठीक। दूसरा, शिक्षा, सरकार कह रही है राइट टू एजुकेशन है, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A के तहत, ठीक। स्वास्थ्य, सरकार ने स्कीम चला रखी है दुनिया भर की, इन्हें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, टीका लगाने की, खाद्य सामग्री देने की, आंगनबाड़ी के माध्यम से, आशा के माध्यम से, न्यूट्रिशन।
तो जिसके पास ये नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक न्याय, और वो जो अपनी बेसिक मिनिमम नीड भी पूरा नहीं कर सकता साथ ही साथ, तो वो कौन है? गरीब। जबकि ये आम परिभाषा है बस, कि न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी ना हो सकती हो तो वो गरीब है। अब उसकी जाति धर्म संप्रदाय कुछ भी हो, लेकिन अगर ये पूरी भी कर ले तो उसे ये भी चाहिए सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, समाज में न्याय हो। परिभाषा तो आप समझ गए है क्या चीज। कोई डाउट हो पूछने में कोई संकोच नहीं, कोई क्या समझेगा समझेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। किसे कहते हैं गरीबी? यदि किसी के पास क्या ना हो, समाज में न्याय, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बेसिक मिनिमम एम्यूनिटी उसके पास ना हो तो वो गरीब है। अब गरीबी कितने प्रकार की होती है? गरीबी के प्रकार होते हैं, कोई गरीब तो गरीब है। गरीबी के प्रकार होते हैं, गरीब, छोटे गरीब, बड़े गरीब। कोई गरीबी में प्रकार भी होता है कुछ कोई। जी, गरीबी के अंदर कोई प्रकार भी है क्या? मोबाइल बाहर खेल ले जाके से। टाइप दो प्रकार की होती है गरीबी। एक तो कैसी होती है? सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। और एक होती है निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लिखो बस, यहां तो पढ़ाई की बातचीत है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। प्रकार और मापन दोनों एक साथ हैं इसमें, प्रकार और मापन दोनों एक साथ, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। अब जो सापेक्ष गरीबी, इसका मतलब है क्या? मेजरमेंट। तो सापेक्ष क्या चीज है और निरपेक्ष क्या है, कुछ तो वर्ड से आप समझ गए होंगे। रिलेटिव और निरपेक्ष, एब्सोल्यूट। सापेक्ष का मतलब तो तुलना करने से है। क्या है? तुलना करना, कि इसके सापेक्ष ये कितना गरीब है, ए के सापेक्ष बी कितना गरीब है। हम क्या कर रहे हैं? इनके बीच में तुलना। तो जब हम तुलना करते हैं गरीबों के बीच में या गरीबी को लेकर, तो क्या होती है? सापेक्ष गरीबी। इस तुलना को दुनिया के दो साइंटिस्टों ने दो ग्राफ के माध्यम से समझाया है, ठीक। और वो कहते हैं क्या? एक कर्व का नाम है लोरेंज। लोरेंज कर्व लिखते रहना, टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोरेंज कर्व। और दूसरे का नाम क्या है? गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक। लोरेंज कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट, टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर इसमें से कुछ आएगा, इनकी संभावना बहुत ज्यादा है। गिनी गुणांक क्या कहता है? ये सूचकांक देखो जरा। एक और है, छोटा एग्जाम तो इतनी सी बात पूछेगा कि लोरेंज कर्व किसके बीच में संबंध दिखाता है? तो जनसंख्या और आय। किसी भी टॉपिक में तुम्हें यहां से पढ़ने के बाद कुछ नहीं पढ़ना, अक्सर भी बस रिवाइज करना। कभी तुम इसके बाद भी किताब उठाए फिरते रहो।
जनसंख्या 10%, 20%, 30%, 40% एंड सो ऑन। कहां तक जाएगी ये मामला? 100% तक। ठीक। आय 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख एंड सो ऑन। आय की भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक। तो आय और जनसंख्या, इसके बीच का संबंध है। दोनों आंकड़े परसेंटेज में ही रखने हैं। देश की कितने परसेंट आए, कितने परसेंट जनसंख्या पे, अब तुम खुद बता दोगे कि ये ठीक है या गलत है या क्या चल रहा है। देश की 10% जनसंख्या, उसके पास देश की 10% आए। ठीक बात है। 20% जनसंख्या, 20% आए। 30% जनसंख्या, देश की कुल आय का उसके पास 30%। 40% जनसंख्या, 40% आए। 50% जनसंख्या, 50% आए। तो सही चल रहा है बिल्कुल। इसे कहते हैं आइडियल लाइन। क्या बोला? आइडियल लाइन। अगर किसी देश में जनसंख्या और आय में इस प्रकार समानता हो तो ये जो रेखा है, ये रेखा क्या कहलाती है? आदर्श रेखा। जितने परसेंट जनसंख्या उस पे उतने परसेंट ही आए, यानी क्या है? जनसंख्या और आय में समानता है। क्या देश में हमारे वाले अपने की बात करो ऐसा है? बहुत बड़ा अंतर है। देश के अरबपतियों के 17 परिवार इस देश की लगभग 80% आय रखते हैं। ठीक। चेक कर लो एक बार जरा, फिर तुम्हें आइडिया होगा तुरंत एकदम। अभी एक रिपोर्ट जारी होती है ऑक्सफैम, जो दिखाती है कितने आदमियों पे कितनी इनकम है। देखो जरा, ये रिपोर्ट अभी जारी हुई है। क्या कहती है? ऑक्सफैम की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में अरबपतियों की संपत्ति 16% बढ़ गई। कितनी वैल्यू बढ़ गई? 18.3 ट्रिलियन डॉलर। ठीक। आम जनता से 4,000 गुना अधिक। अब इसमें तुम इंडिया की बात करो ताकि तुम्हें अपना पता लगे। क्या कहती है इंडिया? भारत में सिर्फ 10% आबादी के पास, जो सिर्फ 10% आदमी है, देश की कुल संपत्ति का लगभग 65% है। अब जरा से उल्टा करियो एक बार। 10% के पास 65% संपत्ति है, तो उल्टा करते ही 90 के पास क्या बचा? 35%। झुनझुना। यानी क्या लिए फिर रहे हम? कुछ भी नहीं। पूरा जीवन चला गया, रात दिन मरते खपते, बुरी हालत होते हुए, और हमारे पास कुछ भी नहीं। यानी देश में 50% से निचले तबके के पास केवल 6% संपत्ति है। तो वो किस कदर सुबह शाम तक मेहनत करा, बुरी हालत, ना कपड़े का पता ना खाने का पता, और उस पर पैसा कुछ भी नहीं है। क्या दिखा रहा है ये? क्या यह आदर्श रेखा वाली बात है? तो दुनिया में ऐसा कोई देश हो ही नहीं सकता है जहां 100% आबादी इस हिसाब से हो कि 10% आबादी 10% ही इनकम। हर देश में असमानता मिलेगी। कितने परसेंट कितनी, वो निकालने की बात होगी। वही वो निकलवा रहा है लॉरेंज। ठीक क्या? एक अर्थशास्त्री हुए हैं मैक्स ओ लॉरेंज, उन्होंने वो कर्व दिया और क्या कहा कि एक तो होती है आदर्श स्थिति। अरबपति किस कदर खर्चा कर रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन का उत्सर्जन।
महज 10 दिन में अमीरों ने उड़ा दिया 2026 का कार्बन कोटा। हर एक आदमी के हिस्से में क्या रखा है कि एक साल में देश को कितना कार्बन छोड़ना है, अर्थात कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है। एक के पास तो एसी है, वो छोड़ रहा है अपने हिस्से की, और एक के पास है नहीं, जितना ये छोड़ देगा शाम तक इतनी छोड़ेगा महीनों में जाके। तो अमीरों ने अपने हिस्से की, जो उनके हिस्से में बैठती थी कार्बन डाइऑक्साइड की छोड़ने की क्षमता, 10 दिन में पूरी कर दी। उन पे इतने स्रोत हैं, ठीक क्या, अलग अलग रूप में। और किसकी बात चल रही? गरीब आदमी की, ठीक क्या। ज्यादा ही गरीब है तो, यानी आदर्श रेखा, ये आइडियल लाइन किसी भी देश में एग्जिस्ट नहीं करती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है वर्ल्ड में जहां यह लाइन करती हो एग्जिस्ट। तो अब ये कहता है क्या, सुना ध्यान से जरा, कि इस लाइन से जितना नीचे को आते जाएंगे असमानता बढ़ती जाएगी। चेक कर लो, तुम समझे क्या? जो समझेगा वो एक ही बार में गेम खत्म कर देगा, जो समझने का नहीं, रटने का कोई संभावना नहीं है। यह है आदर्श रेखा। 10% जनसंख्या पे 10% ही आए, 20 पे 20, 30 पे 30, 50 पे 50, 60 पे 60। लेकिन अब चेक करो, इस वाले कर्व को देखो जरा एक बार, ये वाला, इस आइडियल लाइन से दूरी बढ़ रही है क्या इसकी? इसकी और दूरी, इसकी और दूरी। अब चेक करो, 70% पे, 70% जनसंख्या पर 20%। ये कर्व और बड़ा हो गया इधर, तो पता लगा 80% जनसंख्या पे 10%। तो क्या दिखाता है ये दिखाता है आदर्श रेखा से कर्व की दूरी जितनी अधिक होगी असमानता उतनी ही ज्यादा, असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। लिखो इस कर्व के बारे में जरा कुछ बातें। यह विभिन्न आय वर्गों के बीच में असमानता को दिखाता है। बहुत मेहनत करने के बाद 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम में काम आते हैं उस दिन काम खत्म होता है एक ही बार में। यह विभिन्न आय वर्गों के बीच असमानता को दिखाता है। इट रिप्रेजेंट इनइक्वालिटीज इन डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, इन डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। विभिन्न वर्गों के बीच में, लिख लो, विभिन्न वर्गों के बीच में आय की असमानता को दिखाता है। इसे 1905 में अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स ओ लोरेंज ने बनाया था। इट इन्वेंटेड बाय यूएस इकोनॉमिस्ट मैक्स ओ लोरेंज। इसे 1905 में अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स ओ लोरेंज ने बनाया था। मैक्स ओ लोरेंज ने बनाया था। इट इज ओनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें तो एक ग्राफ बन रहा है, उस ग्राफ के माध्यम से क्या चल रहा है? इसमें ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से तुलना करते हैं। इट इज ओनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यह जनसंख्या और आय के बीच असमानता को दिखाता है। इट रिप्रेजेंट इनइक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड पॉपुलेशन। यह जनसंख्या और आय के बीच असमानता को दिखाता है। इट रिप्रेजेंट इनइक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड पॉपुलेशन, ब्रैकेट में इन परसेंटेज।
आदर्श रेखा से वक्र की दूरी असमानता को दिखाती है। आदर्श रेखा से वक्र की दूरी असमानता को दिखाती है। डिस्टेंस ऑफ कर्व फ्रॉम आइडियल लाइन, डिस्टेंस ऑफ कर्व फ्रॉम आइडियल लाइन shows the inequality, shows the inequality। तो यह है आदर्श रेखा, इससे इतनी दूरी बढ़ेगी उतनी क्या बढ़नी है, असमानता। किसने बनाया था, मैक्स ओ लोरेंज, कहां, अमेरिकी अर्थशास्त्री। और क्या दिखा रहा है, जनसंख्या परसेंटेज में और इनकम परसेंटेज में इनके बीच का संबंध, और उस संबंध के माध्यम से क्या बता रहा है, असमानता कितनी ज्यादा है। अब इसका इस्तेमाल किसके लिए है, कहां है, हम समझे नहीं। हमने कर तो समझ लिया कि आइडियल लाइन से कोई कितनी दूर है। अब तुम जरा एक बात का उत्तर दो, अगर ये कर्व जाएगा घटता हुआ तो इसका मतलब असमानता जा रही है घटती हुई, और ये कर्व अगर जाएगा बढ़ता हुआ तो असमानता क्या जा रही है। तुमने अपनी बात तो पढ़ ली अभी। इस कर्व का इस्तेमाल हम किन के लिए कर रहे हैं, और ये आइडियल लाइन क्या कहती है। सुनो बात ध्यान से। जो डेवलप कंट्री है जैसे अमेरिका, वहां पे जो एवरेज इनकम है वो लगभग इतनी है, $95,000 पर एनम। एक साल में एक आदमी लगभग कितने पैसे कमाता है, $1,00,000। 1,00,000 को गुणा कर लो 94 से, अब चल रहा है 94 का रेट डॉलर का, तो 94 लाख कमाता है एक आदमी एक साल में। तो वो लगभग आइडियल लाइन के आसपास की बात कैसे कर रहे हैं कि सबका एवरेज क्या आ रहा है। और अब देखते हैं कौन कौन से इनकम ग्रुप, कौन कौन से कैटेगरी वाले ग्रुप इससे दूर हैं या नजदीक हैं। तो इसका इस्तेमाल अक्सर अधिक कौन करते हैं, विकसित देश। सापेक्ष का मतलब ही क्या है, इसका इस्तेमाल डेवलप कंट्री अधिक करते हैं। डेवलप कंट्री, वहां सबके पास ही रोजगार है, सबके पास। वहां ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि ये काम लड़का करेगा लड़की करेगी, दहेज देना है, कोई ऐसा मतलब वास्ता नहीं। सब बराबर हैं और सब अपना काम कर रहे हैं, सबके पास रोजगार है। समाज में पूरी आजादी है, अमेरिका में और यूरोप में। तो वो ये चेक करना चाहते हैं कि जितने इनकम ग्रुप्स हैं इनके बीच में दूरी बढ़ तो नहीं रही, सबकी इनकम एक लेवल पे चलती रहे। तो लगभग एवरेज आदमी कितना कमाता है, तो अगर आप अमेरिका में काम करेंगे तो $15 प्रति घंटा सैलरी होगी। काम चाहे पेट्रोल पंप पे कर लो, दुकान पे कर लो, बैंक में कर लो, कहीं भी। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपके पास नॉलेज है तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, लेकिन ये तो मिलने ही मिलने, काम चाहे कहीं करो आप। कितने, इसे 90 से गुणा कर लो, लगभग 1,500 रुपये घंटा का आसपास मामला बैठेगा आपके हिसाब से। 1,500 रुपये घंटा। हम 500 में सारा दिन हो रहे उथल पुथल, सुबह से लेके शाम तक, किसी की पुताई में, खेतों में, फलाने में, ढिमके में, 500 में ही। तो किसका अंतर है ये। तो यहां इससे तुलना नहीं कर सकते, विकसित देशों की बात है जो सापेक्ष तुलना कर रहा है, ताकि सभी इनकम ग्रुप के बीच में अंतर पता लगता रहे। हम किसे बूस्ट करें, किसानों को, उद्योग वालों को, सेवा देने वालों को, इन्हें। तो इसका इस्तेमाल विकसित देश अधिक करते हैं, पूरी सापेक्ष का अधिक करते हैं, ध्यान रखना। वही ये चेक करना चाहते हैं कोई इनकम ग्रुप कितना दूर है आपस में, कितना नजदीक है एवरेज से। अब दूसरी बात, गिनी गुणांक, ये भी एक सेम कर्व है ऐसा ही। यहां भी दो बातें जो कि तो बना दो, जनसंख्या और आय। वही परसेंटेज, और इस लाइन का मतलब फिर वही बात है। लाइन का मतलब क्या है,
आइडियल रेखा, इतने परसेंट इनकम, इतने परसेंट लोग। ठीक, तो इस बार बस हमने इसे बीच वाले को खींच के समझ लिया कि इसका मतलब क्या था। यानी ये तो कौन है, आइडियल लाइन। आइडियल कहीं संभव ही नहीं है, तो हमने इसे एक नाम दिया, लिखते रहना, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो अब कैसे निकालता है गिणे गुणांक किसी गरीबी को? पिछले कर्व को देख के आप ये समझ गए ना कि अगर हम ऐसा कर दें तो ये क्या दिखा रहा है, इनइक्वालिटी, कि आइडियल लाइन से जितनी दूर जाएंगे उतनी ही क्या बढ़ती जाएगी, असमानता, इनइक्वालिटी। इतनी बात में कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये बातों को समझने का प्रयास है, नहीं तो हम तो लिखते और आगे बढ़ जाते, आपको कुछ ना पता लगता। अब नहीं आप भूल सकते कि लोरेंज वक्र है क्या, क्या दिखाता है और कैसे निकालते हैं। ठीक, हम सबसे बड़ी गलती छोटे एग्जाम या किसी भी एग्जाम को पढ़ते हुए क्या कर लेते हैं, ऐसी किताब उठा लेते हैं हाथ में, इसमें सिर्फ रट्टा ही रट्टा है, हजारों लाइन पढ़ दिए बस, अब पता नहीं वहां दिमाग में क्या याद आएगी क्या नहीं आएगी। तो वो नहीं काम करना, जो पढ़ना पक्का पढ़ना है। तो एक तो है क्या, इसका फॉर्मूला लिख दो जरा बस एक बार, अभी आपके दिमाग में एकदम पॉइंट आएगा। वो तो केवल क्या था, ग्राफ, ग्राफ का हिंदी में मतलब है रेखा चित्र। रेखा चित्र के माध्यम से हम क्या दिखा रहे थे, असमानता को। इस बार अलग दिखा रहे हैं, क्या है, गिनी कोफिशिएंट इज इक्वल टू, एक है कौन, ये शैडो एरिया, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्रफल, और एक क्या है, टोटल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इतना मैथमेटिक्स सब जानते हैं। एकदम से क्या निकल के आएगा, असमानता का आंकड़ा, डाटा। किसी भी चीज में अगर हम 100 से गुणा कर दें तो परसेंटेज निकल के आएगी, और हटाना हो तो 100 से भाग कर दो, तो गुणा कर दी 100 से, तो आंकड़ा किस में आने वाला, परसेंटेज। अब गिनी कोफिशिएंट के दो आंकड़े होते हैं, ध्यान रखना। अब सुनना ध्यान से, अगर ये कर्व बिल्कुल यहां पहुंच जाए, बहुत से आदमी तो लिख नहीं रहे, पता नहीं क्या दिमाग में उनके आ गया, वो अपना आपको विद्वान समझ बैठे, या गलतफहमी होगी उन्हें कि सब कुछ ऐसे देखते दिमाग में छप जाएगा, बात खत्म, जाते छाप के निशान लगाएंगे। ऐसा नहीं होने का ध्यान रखना। अगर कोई आपको पढ़ने भेज रहा है तो आप भाग्यशाली हैं, सबकी हिम्मत कोचिंग करने या पढ़ने की भी नहीं है। हम ऐसे बहुत से आदमियों को जानते हैं बेचारों को, जो रात रात भर तो ड्यूटी करते हैं, ठीक, तब अपना खर्च चलाते हैं और तब भी पढ़ते हैं। और जिनके पास ऐसा अवसर हो, कोई उन्हें पढ़वा रहा हो और ऐसे कम वक्त फिर भी ना पढ़े, तो शुक्र है 100 मीटर दूरी नहर चल रही है। ठीक, क्या ऐसे घर ना जाए बिल्कुल भी, कहाँ जाए, नहर की तरफ, जो पूरी जान लगाने के बाद ताकत लगाए और तब भी नंबर ना कहीं आए। ठीक, तो अगर ये कर्व बिल्कुल छोटा हो जाए, इसी लाइन पे आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई असमानता नहीं, उतने परसेंट ही इनकम, उतने परसेंट ही जनसंख्या, आय जनसंख्या क्या हो गई, बिल्कुल बराबर। अगर ये कर्व बड़ा होता जा रहा है तो क्या बढ़ रही है, इसका मतलब असमानता, इनइक्वालिटीज। वही तो है, यहां करोगे और वहां करोगे, ये और बड़ा हो गया, वही तो देख के आए फिलहाल हम, इसने इसे आंकड़ों में कर दिया बस।
कौन था ये आदमी? गिनी, कोरिडो गिनी, इटली का साइंटिस्ट है। तो क्या कहता है ये कर्व? शैडो एरिया या कवर्ड एरिया, तो इसका क्षेत्रफल बटे टोटल एरिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अगर इससे बढ़ाकर मैं यहां ले आऊं तो दोनों बराबर हो गए। क्या बराबर हो गए? शैडो का एरिया किसके बराबर हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी के एरिया के। और दोनों कटते कितनी वैल्यू आएगी? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट इज 1। गिनी कोफिशिएंट का अधिकतम मान कितना होता है? 1। तो 1 क्या दिखाता है? अधिकतम असमानता। अगर ये कर्व यहां से यहां आएगा तो क्या हो जाएगी? असमानता अधिकतम। वही तो कह रहा था ये। और वो कितनी होती है इस कोफिशिएंट में? 1। तो अगर कोई क्वेश्चन देके पूछे आपसे कि यदि गिनी कोफिशिएंट 1 है और अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका मतलब है असमानता का अधिकतम स्तर, मैक्सिमम इनइक्वालिटी। अगर ये बिल्कुल एकदम यहां आ जाए, बिल्कुल इसी लाइन पे आ जाए, तो क्या होगा? ये कर्व का कोई क्षेत्रफल है ही नहीं। कितनी वैल्यू आएगी? 0। और 0 के नीचे कुछ भी हो तो वैल्यू क्या आती है? तो गिनी कोफिशिएंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा और 1 से छोटा, एंड लेस देन इक्वल टू। या तो बड़ा या 0, और या तो 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो ये वैल्यू किसकी आती है? गिनी कोफिशिएंट की। अब तुम क्वेश्चन का उत्तर दो। किसी भी देश का अगर गिनी कोफिशिएंट कम होगा तो इसका मतलब क्या है? असमानता कम है। और किसी भी देश का गिनी कोफिशिएंट अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? इसका मतलब असमानता ज्यादा है। अपने देश का चेक कर लो। दुनिया का हर बड़ा सूचकांक और दुनिया की हर बड़ी संस्था गरीबी के मापन करने में जिस सूचकांक का इस्तेमाल करते हो कौन सा है? गिनी कोफिशिएंट। ठीक, गिनी कोफिशिएंट ऑफ इंडिया। ये रहा वो कर्व जो तुमने अभी समझा। और 2022-23 में है 25.5। 1 को 100 में तोड़ लिया, 1 2 3 4 0 पॉइंट इतना ऐसे करके। ये कह रही है भारत सरकार, इंडियाज स्टोरी ऑन ब्रिजिंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के पुल को पाटने के लिए भारत की बातचीत चल रही है। गिनी स्कोर 25.5। पहले कितना था, अब कितना हुआ? सुनते रहना ध्यान से जरा, सारे आंकड़े वही निकल के आएंगे। अगर मैं इसे 100 से गुणा कर दूं, जो आंकड़ा रखा है ये तो लिखा हुआ मैंने यहां पे, अगर मैं इसे 100 से गुणा कर दूं तो वैल्यू कितनी आ गई? 100। यहां कितनी वैल्यू आ गई? 0। तो ये मान हमेशा कितना होगा? इसकी परसेंटेज वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? 0 से 100 के बीच। गिनी सूचकांक के प्रतिशत का मूल्य कितना होता है? 0 से 100 के बीच। हमारा कितना है फिलहाल अभी? इंडिया का गिनी कोफिशिएंट है 25.5। तो जो 0 के नजदीक होता जाएगा ये घटता जाएगा, तभी तो अच्छा मानेंगे। इसका मतलब क्या है? असमानता कम हो रही है। जिसका ज्यादा होगा इसका मतलब वहां असमानता भयंकर है। तो हमारा पहले 28 था, कितना आ गया है? 25। ये तो पढ़ा आपने, 25.5। भविष्य में ये और कम आएगा, असमानता और घटेगी। जब सबको आय के, कमाने के, रोजगार क्या मिलेंगे? साधन। ये क्या दिखा रहा है? लोरेंस कर्व। ये है आइडियल लाइन।
लाइन ऑफ इक्वलिटी, और इससे जितना कर्व जाएगा बड़ा होता हुआ उतना क्या जाएगा, असमानता बढ़ती हुई। ये कर्व जितना छोटा होगा उतना क्या घटेगी, असमानता। इंडियाज इनकम इक्वलिटी आउटसाइड मेजर इकोनॉमी, जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, इंडिया कितना स्कोर है, ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक इस आंकड़े को, 25.5। असमानता तो अमेरिका में भी है, कितनी है, 41.8, चाइना में 35.7, यूके में 32.4, 25 यानी देश के अधिकतम लोग कमा पा रहे हैं। ठीक, जिसका इतना कम होगा उतना अच्छा। इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी, भयंकर गरीब घटे हैं 16% से कितने, 2.3%, भयंकर वाले गरीब, क्योंकि सबको क्या मिल रहे हैं, कमाने के अवसर, रोजगार के अवसर। गिनी कोफिशिएंट क्या है, गिनी कोफिशिएंट की परसेंटेज वैल्यू है 0 से 100 के बीच में। अब इसके बारे में 2-4 बातें लिख दो बस। यह भी आय और जनसंख्या के बीच असमानता के प्रतिशत को दर्शाता है। आय और जनसंख्या के बीच असमानता के प्रतिशत को दर्शाता है। इट आल्सो रिफ्लेक्ट द परसेंटेज ऑफ, इट आल्सो रिफ्लेक्ट द परसेंटेज ऑफ इनइक्वलिटी बिटवीन पॉपुलेशन एंड इनकम, के बीच असमानता को दर्शाता है। गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच होता है और गिनी सूचकांक 0 से 100 के बीच होता है। गिनी कोफिशिएंट always lie between 0 to 1 and गिनी इंडेक्स, गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच होता है और गिनी सूचकांक, सूचकांक का मतलब क्या क्या करते हैं गुणा इसमें, 100 से, तब क्या निकलता है, सूचकांक या इंडेक्स, और गिनी सूचकांक इंडेक्स 0 से 100 के मध्य होता है। ब्रैकेट में बात लिख लो, यदि गिनी गुणांक में 100 से गुणा कर दी जाए तो गिनी सूचकांक निकलता है। यदि गिनी गुणांक में 100 से गुणा कर दी जाए तो गिनी सूचकांक निकलता है। इफ वी मल्टीप्लाई 100 इन गिनी कोफिशिएंट, इफ वी मल्टीप्लाई 100 इन गिनी कोफिशिएंट, then we get गिनी इंडेक्स, गिनी इंडेक्स 0 to 100। इसे 1912 में इटली के अर्थशास्त्री, इसे 1912 में इटली के अर्थशास्त्री कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। इट डेवलप्ड बाय इटालियन इकोनॉमिस्ट, इट डेवलप्ड बाय इटालियन इकोनॉमिस्ट कोरेडो गिनी इन 1912। इसे 1912 में इटली के अर्थशास्त्री कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। वैसे ये कौन थे, स्टैटिस्टिशियन, सांख्यिकीविद, जो क्या निकालते हैं, आंकड़े, डाटा। ऑल ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूज गिनी कोफिशिएंट एज मेजर इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। ऑल मेजर इंस्टीट्यूट यूज गिनी कोफिशिएंट फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। अधिकतर बड़े संस्थान
गिनी गुणांक का ही उपयोग करते हैं गरीबी को मापने के लिए, गरीबी को मापने के लिए। जैसे विश्व बैंक, एज लाइक वर्ल्ड बैंक, जैसे विश्व बैंक। किसी देश में गिनी गुणांक 0 है तो इसका मतलब नो इनइक्वलिटी, नो इनइक्वलिटी, कोई असमानता नहीं। और अगर 100 है तो पूर्ण असमानता, आय बस चंद आदमियों के हाथ में है। इतनी बात तो समझ गए आप। सापेक्ष गरीबी क्या होती है और क्या है दो कर्व, लोरेंज एंड गिनी, और दोनों का संबंध किससे है? सापेक्ष गरीबी से। विभिन्न आय वर्गों के बीच में एक दूसरे के सापेक्ष क्या गरीबी है, इसका मतलब ये है। तो सापेक्ष गरीबी क्या है ये तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया। अब ये निरपेक्ष गरीबी क्या चीज है? सापेक्ष तो हम तुलना कर रहे हैं आय और जनसंख्या की, किसके पास कितनी है। तो इसका पूरा इस्तेमाल ही कौन करते हैं? विकसित देश, दोनों का ही। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो अब तुम सुनो भारत की बात जरा। क्या भारत में चीज सफल है क्या? भारत की एवरेज इनकम 2026-27 के बजट के अनुसार कितनी है? 2,19,000 प्लस। क्या सबके पास इतने पैसे हैं? नहीं, है ही नहीं। खामखा नाम जोड़ दिया हमारा भी बहुत सारे आदमियों का, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ऐसे लाखों आदमी होंगे भारत में, लाखों होंगे, ऐसे तो करोड़ों हो सकते हैं। तो करोड़ों आदमी होंगे, एक ही आदमी के रूप में कौन शामिल है? ये है पर कैपिटा इनकम। और क्या फॉर्मूला है प्रति व्यक्ति आय का? देश की कुल इनकम बटे कुल जनसंख्या, एक के हिस्से में कितनी आई। अब एक ही आदमी के रूप में कौन हो रखा है इसमें ऐड? टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, एक आदमी, और उसकी इनकम कितनी है। बस हमने क्या निकाल दिया? आंकड़ा। और क्या बता रहे हैं कि एवरेज इनकम कितनी पहुंच चुकी है भारत की? 2,19,000। और लोग पड़े गरीब, भयंकर वाले गरीब। तो अब गिनो कौन कौन गरीब है। क्या कहते हैं इसे? इट इज नोन एज हेड काउंट रेशियो। हर एक आदमी का सिर गिनो कौन कौन है, हर एक आदमी को पहचानो, चेक करो। और जब ये पहचानने की बात आएगी तो बताओ किसे गरीब कहोगे। तो जो विकासशील देश है भारत जैसे, वो गरीबी को मापने के लिए जिस पैमाने का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है? निरपेक्ष गरीबी, जिसमें हम क्या गिनते हैं? हेड काउंट, व्यक्ति दर व्यक्ति, पर्सन बाय पर्सन। और कैसे गिनोगे? तो पहले ढूंढो कि पैमाना क्या हो, हम किसे कहें कि ये अमीर ये गरीब, कोई पैमाना तो होगा। मकान, दुकान, घर, खाना पीना, ये सब चेक करके। तो अब सरकार ने यहीं से कुछ कमेटी बनाना शुरू की कि पता करते हैं कौन गरीब है, किसे काउंट करो गरीब के रूप में। तो कुछ समितियां बनी भारत में, उनके बारे में जरा लिखो एक बार। निरपेक्ष गरीबी, इसे हेड काउंट रेशियो भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति गिनती होती है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति गिनती होती है। और गरीबी की एक निश्चित परिभाषा दी जाती है। एंड स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी गिवन बाय द गवर्नमेंट, एंड स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी गिवन बाय द गवर्नमेंट। और गरीबी की एक निर्धारित परिभाषा दी जाती है। भारी कुछ नहीं है, बस जानना और समझना है। एब्सोल्यूट निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एक तो इसमें हम क्या गिन रहे हैं?
हेड काउंट। अब जब हेड काउंट करोगे तो किसी हिसाब से तो करोगे, तो इसमें हम तय करते हैं एक गरीबी की परिभाषा, और उसे कहते हैं हम क्या, गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। कि एक पॉवर्टी लाइन होगी, जो इस लाइन के नीचे होगा उसे क्या बोलेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो इसके ऊपर होगा उसे क्या बोलेंगे, अबो पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर। जो किसी भी रेखा में कहीं नहीं होने का उसे क्या बोलेंगे, निर्धन बेसहारा। और वो क्या है, एक तीसरी कैटेगरी है अंत्योदय। उसका कार्ड का रंग भी अलग, सब अलग। इसका राशन कार्ड कैसा होगा, पीले रंग का। इसका कैसा है, और जो वो तीसरी कैटेगरी जिसका कोई सिस्टम ही नहीं है, कुछ ही नहीं उसके पास, लाल रंग का कार्ड है इसका। सब कुछ इसे मिलेगा मुफ्त, इसे बहुत कम पैसों में, इसे कुछ अधिक पैसों में। ठीक क्या। तो ये गरीबी रेखा कहां से आई, कैसे निकाली, तो सरकार ने स्टार्टिंग में ही कुछ समितियां बनानी शुरू कर दी। क्या पता करने के लिए कि भारत में कौन गरीब है और उसे कैसे पता लगे कि ये रेखा क्या है। तो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इनमें से किसी एक का नाम आपको मिलेगा। आजाद होते समय और उसके बाद भारत में गरीबी के लिए कौन कौन कमेटी बनाई गई, पॉवर्टी कमेटीज ऑफ इंडिया, भारत की गरीबी को लेकर बनाई गई समितियां। तो सबसे पहली समिति भारत में बनी बीएम दांडेकर। एंड ये क्वेश्चन आ रखा कई बार, तैयार रहना, कि भारत में गरीबी के मापन के लिए बनाई गई सबसे पहली समिति का नाम बीएम दांडेकर और नीलकंठ धर, 1971। क्या पता करने के लिए कि कौन गरीब है, बताओ जरा एक बार। गरीबी को मापने के लिए बीएम दांडेकर और नीलकंठ धर समिति। (1971). It was the first attempt to estimate. It was the first attempt to estimate poverty in India. यह भारत में गरीबी मापन का पहला प्रयास था। यह भारत में गरीबी मापन का पहला प्रयास था। किसने किया था स्टार्ट, दो संस्थाओं का नाम ब्रैकेट में लिख लो। NSSO, अब भारत में जितने भी सर्वे हुआ करते थे अब संस्था नहीं बची है। अब इनके स्थान पर नई आली में पढ़ाऊंगा कौन आली है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब पूरे देश में किसे किसे काउंट करें, सर्वे कर लेते हैं पहले। एक पहाड़ का सर्वे अलग करेंगे, मैदान का अलग, कोस्ट का अलग, रेगिस्तान का अलग, मध्य भारत का अलग, अलग अलग एरिया में सर्वे करते हैं। और सर्वे कर क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठे, और उनसे निकाल लेंगे रिजल्ट। फिर सस्ता पड़ेगा ये काम। हर एक आदमी को काउंट करना तो बड़ा मेहनत का काम है। अब एक गांव में जाएं और हर एक आदमी को मिले, टाइम पे आदमी मिले ना मिले, और सारी बात लिखें, आंकड़े इकट्ठे करें, तो बहुत बड़ा मामला है। तो लाखों आदमी चाहिए और भयंकर चाहिए खर्चा। ये तो बहुत मुश्किल होगा। 10 साल में एक ही बार करेंगे तो बस। किस नाम से, जनसंख्या से, जो होने वाली है। पहले क्या होगी, मकान में काउंटिंग होने वाली है, कौन मकान किसका है, कौन कहाँ रहता है, और फिर आदमी काउंटिंग होगी। 29 सवाल आपके लिए तैयार रखे हैं। कितने क्वेश्चन है, 29। मकान कच्चा है, पक्का है, इंटरनेट है नहीं है, मोबाइल कितने हैं, गाड़ियां कितनी हैं, सब पूछने वाले वो आपसे। ठीक क्या। और भारत के आदमी अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे हैं, अगर कोई ऐसा पूछने आ जाए तो सच बात एक ना बताएं। उन्हें डर लग रहा है सारी बात बता दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा इससे। सरकार चाहती है इस बात से जानना, और लोग डर जाते हैं इस चक्कर में। उसने आप कुछ भी नहीं हमारे पास तो। ठीक क्या।
1950 और 51। तो ये तो करती थी क्या, सर्वे, हर प्रकार का सर्वे ये करती थी। और कोई भी आंकड़ा सर्वे करने के बाद कौन जारी करती थी, एनसीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। एसएससी के थ्रू इसकी भर्ती होती है, एसएससी के अलावा इसकी भर्ती नहीं होती। और एक स्पेशल पोस्ट है जो सिर्फ एसएससी से होती है, कौन है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो सिर्फ इसी के लिए काम करता है, अलग से इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है, एसएससी से भर्ती होती है, अलग ही भर्ती है। और ये क्या जारी करती है, जितने भी डाटा है उन्हें करती है रिलीज, डाटा को रिलीज, आंकड़ों को जारी करती है कौन, सीएसओ। और सर्वे करती थी कौन, अब दोनों खत्म कर दी गई हैं और एक नई संस्था बनाई 2019 से। 2019 में कौन बना दी, दोनों का विलय करके नई संस्था एनएसओ। अब भारत में चाहे सैंपल लेना हो, सर्वे करना हो और चाहे डाटा जारी करना हो, सारा काम कौन देखती है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। 2019 से सारे काम कौन देख रही है पूरे भारत के, एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस 19 से। तो अब इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी स्टार्टिंग में इन्हें कि सर्वे करो, पता करो कौन गरीब है और तुम कैसे हिसाब लगाओगे ये गरीब है। तो स्टार्टिंग में ये काम इसने किया अंडर एनएसएसओ। एनएसएसओ के अंतर्गत ये कार्य किया गया, एनएसएसओ के अंतर्गत। फिर सेकंड कमेटी बनी, ये थी बहुत मेन कमेटी, वाई के अलग समिति। नाइनटीन 77 बनाई थी किसने, योजना आयोग ने, जो बन चुका है नीति आयोग। पहले कभी कौन था ये, प्लानिंग कमीशन। और यही वो पहली कमेटी थी भारत की जिसने 2 साल की लंबी रिसर्च करके 1979 में अपनी रिपोर्ट दी थी। और रिपोर्ट में कहा था कि गरीबी का जो आधार है ये क्या बनेगा, द बेस ऑफ पॉवर्टी विल बी कैलोरी, कि कोई कितनी कैलोरीज खाता है इससे तय करेंगे कौन कितना गरीब है। आज के लिए इतना काफी है, ये आगे बढ़ना चाहते नहीं अब, ठीक है।